जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो चैप्टर अपना चल रहा है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। एक सेशन इसका अपन ने डिस्कस कर लिया है जिसमें कृषि में इसका प्रयोग देखा था, सूक्ष्म जीव का अपन ने चिकित्सा में अपन ने देखा था। और आज के सेशन में अपन आगे के जो टॉपिक्स है उन्हें यहां से डिस्कस करेंगे। तो आपको सेशन को पूरा देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। 100% आपकी क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी। अगर फिर भी मान लीजिए 0.001% आपको कोई डाउट रहता है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है एनसीईआरटी की, टेस्ट पेपर की, मॉड्यूल की या किसी भी क्वेश्चन की, तो आपको इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाऊंगा MYDHARMEN, इस आईडी। वहां आप अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल जो मनुष्य का मल है, जो वेस्टेज है, जिसे अपन ने जो जलीय स्रोत है उसमें रिलीज कर दिया है मल मूत्र को, तो उसका उपचार जो होता है उसमें सूक्ष्म जीव का क्या रोल है। तो हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर और शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज भी कहते हैं। ध्यान में आपको रखना है, नई टर्म में सीवेज, वाहित मल आपको समझ में आएगा। सीवेज अंग्रेजी शब्द है, इसको ध्यान में रखना है। जो भी व्यर्थ जल है उसको वाहित मल अपन कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांश से रोग जनकीय होते हैं। तो अब यहां से मैं एक सवाल आपसे पूछूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो 8वां चैप्टर है 12वीं कक्षा का, उसमें ऐसी कौन सी बीमारी है जो ये जो मल मूत्र है वहां से मनुष्य तक संचरित होती है। तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मुझे देना है। अगर सही होगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा सही है, और नहीं होगा तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे होता होगा। सर इतना टाइम मिला ही नहीं कभी सोचने का। ठीक है, इसे प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, झरने, वहां पर सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता है। आज भी बहुत सारी जगह पर विसर्जित किया जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि उसे अपन विसर्जित सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा क्यों। अतः विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि प्रदूषण मुक्त हो जाए। जो भी विसर्जन है उसे आप जलीय जो स्रोत है उसमें डालेंगे तो एक तो जल प्रदूषण हो रहा है, दूसरा जल में रहने वाले जो जीव है उनके लिए वो हानिकारक है, तीसरा वहां से अगर मृदा में पृथ्वी की जो सतह है उसमें जा रहा है तो उससे जो भी उत्पादन मिल रहा है वो यहां से दूषित हो रहा है। तो क्यों ना जो जल ये स्रोत में डाला जा रहा है इसका उपचार पहले ही कर लिया जाए, प्रदूषण से बचा जाए। व्यर्थ जल का उपचार पर पोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो कि वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार 2 चरणों में होता है। उपचार किससे होता है, सूक्ष्म जीव से ही होता है। टॉपिक में ही लिखा, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बड़े हैं या छोटे। तो चरण की बात करें, पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं प्राथमिक उपचार। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्संदन या फिल्ट्रेशन तथा अवसादन सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिया जाता है। चाय कभी आपने छानी होगी, चाय पत्ती ऊपर रह जाती और बाकी नीचे चला जाता जो भी विलेयशील है ऊपर। ठीक है, दूसरा आपने किसी भी मृदा को पानी में लेकर अगर हिलाया होगा, मिलाया होगा, तो कुछ समय बाद में आप देखेंगे कि जो मिट्टी के जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो पहली जो प्रोसेस है उसे अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन और दूसरी अपन कहते हैं अवसादन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसे भौतिक रूप से अपन अलग कर लेंगे, बड़ा, छोटा और छोटा, इस प्रकार से। तो इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए जो कूड़े करकट को आनुक्रमिक निस्संदन द्वारा हटा लिया जाता है। जैसे पानी है, यहाँ पर प्लास्टिक है, कोई बैग से या और भी कुछ है आपके पास, निस्संदन जो कार्बनिक पदार्थ वगैरह है जो वाहित मल है उसके अंदर आ रहे हैं, तो जो भी आपके पास बाहर होगा, जो तैरता हुआ
आपको जो भी पार्ट दिख रहा है उससे अपन क्या कर देंगे, अनुक्रमिक निस्संदन जाल बिछाएंगे और उस जाल से भर करके बाहर ले आएंगे, मतलब वहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद शीत बालू काष्ठ में या ग्रिट, शीत बालू, बालू मिट्टी आपने सुना होगा, ठीक है, शीत बालू काष्ठ में या ग्रिट जिसे अपन कहते हैं, वो क्या है, मृदा और छोटे गुटिकाओं पेवल को अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। अवसादन का मतलब वो नीचे बैठ जाएंगे, जम जाएंगे, तो वहां से उसे अपन कर लेंगे। तो जो सभी ठोस जो होंगे प्राथमिक आपन या स्लज के नीचे बैठे कण हैं, वह और प्लावी, प्लावी का मतलब जो ऊपर की ओर, अभी मैंने आपको बताया ऊपर की ओर जो तैर रहे हैं उसे अपन कह रहे हैं प्लावी, बहिर्स्राव या इफ्लुएंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो एक तो आपके पास क्या हो गया, जलीय स्रोत में नीचे की ओर बैठ गया, दूसरा जो सतह पर आपके पास तैर रहा है, ये दोनों जो है किसका निर्माण करेंगे, बहिस्राव या इफ्लुएंट का निर्माण करेंगे। अभी भी अपना ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अभी भी इस जल में जल विलेयशील जो कार्बनिक पदार्थ है वो है, ठीक है, जिनका ट्रीटमेंट अपन करेंगे सूक्ष्म जीव द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, प्राथमिक आपंक जो है स्लज जो है वो नीचे बैठ गया है, प्लावी ऊपर की ओर होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के अपन कहते हैं बहिर्स्राव या इफ्लुएंट। बहिस्राव को प्राथमिक निधि साधन या सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए लेकर जाया जाता है। द्वितीयक उपचार के लिए इनको लेके जाया जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं होगा कैसे काम चलेगा। द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी उपचार, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंक में गुजारा जाता है। चित्र में आपको ये बता रखा है, वैसे इस चित्र को देख के तो समझ में नहीं आता। जैसे ये जलीय स्रोत है, ठीक है, वाहित मल का जो उपचार संयंत्र जलीय स्रोत है, यहाँ से जो भी आपके पास आएगा उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी, और ये संयंत्र है, वायवीय टैंक है यहाँ पर, और वायवीय टैंक इसका मतलब क्या होगा, वहां पर ऑक्सीकरण होगा, है ना। जहां पर क्या होता है, लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। जो भी पदार्थ अपने पास प्राथमिक बहिर्स्राव से कंटिन्यूअसली अपन हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे हिलाते जाएंगे, और वायु भी, एयर भी इसके अंदर अपन पंप करेंगे। इससे लाभदायक वायवीय सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि, उन्नत, महत्वपूर्ण टर्म है उन्नत, पूछा जा सकता है। वायु की जो बात करें तो मतलब वायवीय वहां पर क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, क्या होंगे, वायवीय सूक्ष्म जीव होंगे जो इनका ऑक्सीकरण करेंगे। अब वायु आपने दी है, वायु आपने दी है तो वो क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से वृद्धि करेंगे। और एक शब्द लिखा उर्णक, उर्णक का सिंपल सा मतलब है जहां कवक और जो जीवाणु है, ठीक है, उसकी जो संरचना होती है उसे अपन कहते हैं उर्णक। तो कवकीय तंतु से जुड़े जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना का जो झुंड होता है उसे अपन कहते हैं उर्णक। और इसकी पहचान अपन कैसे कर सकते हैं, जब भी आप वायु देंगे तो वायवीय सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी इस झुंड के जैसे, उसे ही अपन कहते हैं उर्णक। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्म जीव, तो वृद्धि के दौरान ये जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करेंगे, बहिर्स्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करेंगे। क्योंकि सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो जो भी बहिर्स्राव के पदार्थ हैं, अभी आपको ध्यान में रखना बहिर्स्राव कौन सा और कौन सा नहीं है, उसकी क्या करेंगे, वो खपत करेंगे। एक तरह से उनका क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है, अपघटन वहां पर उनका हो रहा है। यह बहिर्स्राव के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। यह महत्वपूर्ण है बीओडी, आपको ये जो बीओडी है 12th क्लास का जो 16वां चैप्टर है उसके अंदर भी मिल जाएगा, एक वहां पर चित्र भी आपको बता रखा है बीओडी के बारे में, जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जो भी सूक्ष्म जीव है, जो भी सूक्ष्म जीव उनको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है उसे अपन कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और साइंटिफिकली आपको इसकी परिभाषा अगर पूछे तो ये बताना है कि बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। तो यहां जो वृद्धि हुई है सूक्ष्म जीवों की वायु की उपस्थिति में, वो क्या करेंगे, वहां पर बीओडी को बढ़ा देंगे, बोले हमें इनको खत्म करना है। इनको किनको, जो कार्बनिक पदार्थ है उनको अगर आपको आप खत्म करवा रहे हो तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन भी तो दो, हमारी डिमांड तो पूरी करो। तो उसे अपन कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए। मतलब
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उनकी डिमांड कम नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, उनमें अभी भी जो कार्बनिक पदार्थ है वो ज्यादा है। अगर बीओडी वहां पर कम हो गई, डिमांड अगर कम हो गई, इसका मतलब क्या है, जो अपने पास कार्बनिक पदार्थ है उनका वहां पर क्या हो चुका है, डिकम्पोजिशन हो चुका है। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवियों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता है, कि वो कितना प्रदूषित है या नहीं, ये वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। अतः अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही क्या है, बीओडी है। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तो इसकी प्रदूषण क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी, बता चुके हैं। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिर्स्राव को निसादन या सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, जहां जीवाणु झुंड या फ्लोक्स उसे अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पहले तो वायवीय की उपस्थिति में हो गया, अब आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ है, जब बीओडी घट चुकी है तो वहां से उन पदार्थों को अपन लेंगे और सेटलिंग टैंक में भेज देंगे, जहां उनको सेटल करना है, और वहां मिलेंगे वापस से आपको क्या मिलेंगे, जीवाणु मिलेंगे जो सूक्ष्म जीव है। ये अवसाद जो है सक्रिय आपंग कहलाता है। सक्रिय आपंग जो भी बचा हुआ है वो क्या है, सक्रिय आपंग कहलाता है। सक्रिय आपंग के छोटे से भाग को फिर से वायवीय टैंक में पंप करते हैं। जैसे ये मान लो 2 टैंक आपको यहां से बताया जा रहा है, तो इसमें जो पहले अपन ने प्राथमिक उपचार इसका कर दिया, यहां से इसे आपने क्या भेजा है, सेटलिंग टैंक में भेजा। अब इस सेटलिंग टैंक में से आप क्या करेंगे, कुछ जो पार्ट है थोड़ा सा वो वापस से क्या करेंगे, वायवीय टैंक में भेजेंगे, पंप करेंगे। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है, मतलब निवेश अपन ने किया है वहां पर द्रव्य, वापस से पुनर्वृद्धि के लिए, क्योंकि यहां पर आप भेजेंगे तो वापस इसे वायु देंगे तो ये वापस से जो सूक्ष्म जीव अपनी वृद्धि करेंगे और पुनः वापस से वही साइकिल चल जाएगा। आपंक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे ए वायवीय आपंक संपाचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर इसे अपन कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टर, डाइजेशन से आप समझ सकते हैं पाचन की बात करेंगे, और पाचन में क्या होता है, जटिल को सरल पदार्थों में अपन तोड़ते हैं। लेकिन पहले वाले टैंक में अपने पास वायु थी और यहाँ पर क्या है, वायु उपस्थित नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, अवायवीय आपंक संपाचित्र कहा है। यहाँ जीवाणु की अन्य किस्में जो अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं वे आपंक में उपस्थित जीवाणु और कवकों का पाचन कर लेते हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे H2S कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और ये बायोगैस का निर्माण करते हैं। महत्वपूर्ण है, ये गैस वापस से काम में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ज्वलनशील होती है, इस कारण इसका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ये जो गैसें हैं बायोगैस की जो बात कर रहे हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्वलनशील है, जल सकती है ये, और जलती है, सकती नहीं है, जलती है, इसीलिए ऊर्जा के स्रोत में इसे काम में लिया जाता है। इसे आप देख सकते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से नहीं बन सकता, क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, इंपॉर्टेंट तो दूर की बात है। द्वितीय उपचार प्लांट से बहिर्स्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी, झरनों में छोड़ दिया जाता। द्वितीय जो उपचार प्लांट था वहां से, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका जो है उसका अपन ने क्या कर लिया, उपचार कर लिया है। ये 10.7 में बता रखा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवी प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता आ रहा है, और आज के दिन कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के उपचार, सूक्ष्म जीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई है। तो यहां से भी अपना जो प्रश्न है वो नहीं बनेगा। ठीक है, इसे आप छोड़ सकते हैं रिवीजन के टाइम। आप जानते ही हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में वाहित मल की बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है, माफ करना। अतः वाहित मल की इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन उपचार संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है, इसीलिए अपचारित वाहित मल को सीधा ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें से भी प्रश्न नहीं पूछेगा। आगे पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को बचाने
के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजना का सूत्रपात किया गया है। ये जो प्लान है दोनों महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, क्योंकि ये बड़ी नदियां है इसीलिए इन्हीं के नाम पर नामकरण किया गया। ठीक है, इस योजना में क्या किया गया था कि जो भी वाहित मल है उसका उपचार कर रहे हैं संयंत्रों से, और उपचार करने के बाद में उसे नदियों में छोड़ा जाए, पहले नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इन योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आसपास आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब बायोगैस जो अभी अपन ने बात की, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका उत्पादन कैसे हो रहा है। एक तो अपन ने बात कर ली जो वेस्ट है मनुष्य का, जो जल में विलेयशील जो वेस्ट है वहां से अपन बना सकते हैं। दूसरा, और अपन सूक्ष्म जीवों से कैसे बना सकते हैं, दूसरे जो जानवर है उनसे, उनका जो वेस्ट है उनसे। तो बायोगैस एक प्रकार से गैस हो जिसमें मीथेन मुख्यतः शामिल है का मिश्रण है, जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि और उपापचयन के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न किस्मों के गैसीय अंतिम उत्पाद उत्पन्न करते हैं, जो गैस उत्पादन होती है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी का श्वसन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी किण्वन नाम का एक टॉपिक दे रखा है, वहां पर भी गैसेज को बाई प्रोडक्ट बता रखा है, और वो गैसेज बहुत काम की है गैसेज। ठीक है, गैस उत्पन्न होती है वह इन सूक्ष्म जीवियों द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि जो भी गैस बन रही है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करती है कार्बनिक पदार्थों पर जिसे सूक्ष्म जीवियों ने काम में लिया है। क्या वो कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है, क्या वो कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, या और कोई तीसरे प्रकार का, चौथे प्रकार का। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे गीले आटे का किण्वन बता चुका हूं, किण्वन को समझना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पनीर या चीज निर्माण और पेयों का उत्पादन में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। चीज पनीर आपने पढ़ा है, जिसमें क्या होता है, जो आपका जो होल होते हैं CO2 के जो छिद्र होते हैं वो बनते हैं वहां पर। यद्यपि कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजिक पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वे CO2 और H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। ये पढ़ रखा है आपने, ऐसी बात नहीं कि ये नया कोई टॉपिक है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको याद आ जाना चाहिए, और केवल आप बोर्ड की ही तैयारी कर रहे हैं तो सीधा याद रख लो, फिर मतलब ही क्या। तो बैक्टीरिया सेल्यूलोजिक पदार्थ, और सेल्यूलोज जो है प्लांट की मेनली बात करें सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, अगर वहां पर अवायवीय बिना वायु की उपस्थिति में उग रहे हैं तो वो CO2 और H2 के साथ साथ में मीथेन भी उत्पादित करेंगे। और ऐसे जीवाणु जो इन गैसों का उत्पादन कर रहे हैं उसे अपन कहते हैं मिथेनोजन। ये शब्द आपको मिलेगा 11th क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर का जो मोनेरा टॉपिक दे रखा है उसके अंदर, मिथेनोजन, मिथेनोजन। ठीक है, ये तो आ गया मिथेन और जन, जिसके भी पीछे जन आता है GEN, उसका मतलब होता है उत्पादित करने वाला या इनएक्टिव। ठीक है, तो इनमें सामान्य जो है मिथेनो बैक्टीरिया आते हैं। ये बैक्टीरिया सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है, जिसका वर्णन वाहित मल उपचार में पहले किया गया है। ये जीवाणु पशु के रुमेन, प्रथम आमाशय, रुमेन क्या है, आमाशय का ही एक पार्ट है जिसे अपन कह रहे हैं प्रथम आमाशय, जो सबसे पहला है, वहां पर भी ये मिलते हैं जो बैक्टीरिया। और रुमेन में सेल्यूलोजीय पदार्थों की एक बड़ी मात्रा होती है, क्योंकि जो जंतु है वो क्या करते हैं, पादप खाते हैं, और पादप की जो सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। रुमेन में ये जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप समझते हैं कि अपने आहार में उपस्थित सेल्यूलोज को हम मानव भी पचाने के योग्य, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य, इस प्रकार मनुष्य के मल उनमें जिससे जिसे सामान्य थे, सॉरी, पशुओं के मल जिसमें सामान्यतः अपन गोबर कहते हैं, ये जीवाणु प्रचुर संख्या में मिलते हैं, और गोबर में पादपों के सेल्यूलोजिक व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं। अतः इसका प्रयोग जो है बायोगैस उत्पादन में किया जाता है, इसे गोबर गैस भी अपन कहते हैं। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये आपको संयंत्र बता रखा है, संयंत्र में यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये एक तरह से देखा जाए तो ये जमीन के अंदर खड्डा खोदकर इसे डाला गया। ठीक है, ये बड़ा सा जो डाइजेस्टर बनाए, मतलब पाचन करने वाला, तो एक तरफ से गोबर और जल अपन मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास सूक्ष्म जीव हैं,
सूक्ष्म जीव जब इसका पाचन करेंगे तो आपके पास मीथेन, CO2 या जो हाइड्रोजन गैसेज वो दूसरी निकलेगी, और इन गैसों को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकाल के काम में ले लेंगे गैस होल्डर। और यहाँ आपके पास क्या है, स्लज है, बाकी जो दूसरे पदार्थ है वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो बायोगैस संयंत्र जो एक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की कर्दम या स्तरी भरी होती है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। सचल का मतलब मूवमेंट जिसमें हो सकता है। सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर की ओर उठता है। मूवमेंट अगर होगा इस ढक्कन में तो क्या होगा, जब गैस नीचे से प्रेशर बनाएगी तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ ऊपर की ओर उठेगा तब पता चलेगा कि साहब गैस तैयार है। यहाँ से अपन एक आउटपुट वाला पार्ट निकाल लेंगे, नली निकाल लेंगे। तो बायोगैस संयंत्र से एक निकास होता है, एक पाइप से जुड़ा रहता है, और इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति होती है। उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वारा बाहर निकाल जाती है। इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है। जब यहाँ पर गैस बनना बंद हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे खेतों में डाल देंगे उर्वरक के रूप में। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मात्रा में मिलता है, जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्रों को अधिक बनाया जाता है। पर मुझे तो नहीं दिखता, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता हूं, अभी तो काफी बड़ा हो गया कस्बा हमारा, लेकिन एक भी सिंगल बायोगैस प्लांट मुझे नहीं मिला है, और ना ही रास्ते में कहीं मैं जाता हूं तो मुझे मिलता है। ठीक है, मेरे इलाके में तो कम से कम, बाकी का नहीं पता मुझे। उत्पन्न बायोगैस का जो प्रयोग है खाना बनाने में, प्रकाश पैदा करने में किया जाता है, चित्र में बता रखा है। भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः ये कहां पर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। उत्पादन जो है बायोगैस का वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग जो है उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। किसका उत्पादन, किसका विकास हुआ है, बायोगैस उत्पादन का जो विकास है वो इन दोनों की वजह से हुआ है। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और दूसरा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। यदि आपका विद्यालय गांव या आसपास में तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, ये अपन ने पढ़ लिया है। जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल जिसे अपन एक तरह से कह रहे हैं, जिससे आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि कोई पीड़क है जिसमें अपन ने क्या कर दिया, कोई नुकसान करने वाला जो कीट है उससे बचने के लिए अपन ने, आपने एग्जाम्पल सुना है बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी मक्का जो है, और भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें अपन ने रूपांतरण किया है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है बिना रूपांतरण किए भी उनका बहुत अहम रोल है, चाहे खाद्य जाल हो चाहे खाद्य श्रृंखला हो। ठीक है, तो पादप तथा पीड़कों, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव रासायनिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। जैव वैज्ञानिक विधि ही क्या है, जैव नियंत्रण। उसमें अपन केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव सीधा ही अपना काम कर रहे हैं। आधुनिक समाज में ये समस्या रसायन, कीटनाशी और पीड़कनाशी के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। अभी क्या हो गया कि इंसान से जो है सब्र नहीं हो रहा है, वो सीधा केमिकल का स्प्रे कर रहा है और उत्पादकता बढ़ा रहा है। किसी भी उसको नहीं पता कि अगर इन जीवों को मारेंगे अपन तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रासायन है मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले और हानिकारक है। ये पर्यावरण जिसमें मृदा, भूमि का जल, वो उसको प्रदूषित कर रहे हैं, और फलों, साग सब्जी और फसलों को भी हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं। खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर रहे हैं खरपतवार को हटाने में। पहले के टाइम में तो क्या होता था, जो भी अपने पास जो था फावड़ा वगैरह था उससे अपन खोदते थे, उन खरपतवार को निकालते थे। तो खोदने से क्या हो रहा था कि जो भी पादप है उसको ऑक्सीजन भी वहां पर थोड़ी बहुत मिल रही थी। ठीक है, मिट्टी जो है उसमें भी थोड़ा बहुत लूज हो रही थी तो फायदा हो रहा था। लेकिन आजकल तो सीधा ही स्प्रे कर रहे हैं, तो जो फायदा हो रहा था वो तो हो नहीं रहा था, लेकिन नुकसान और हो रहा है। तो ये भी क्या करते हैं, हमारी मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। अब जो पीड़क और रोगों का जैव नियंत्रण अपन कैसे कर सकते हैं इन सूक्ष्म जीवों द्वारा। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायन के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। परभक्षी या परभक्षण जो है प्रोसेस आपने सुना होगा, जो दूसरों का भक्षण करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, जितनी ज्यादा संख्या होगी जीवों की, वही आपके पास क्या है,
इसकी स्वास्थ्य की कुंजी मतलब हेल्दी अपना इकोसिस्टम होगा, है ना। इकोसिस्टम को बचाना है तो आपको इन जातियों को बचाना होगा, प्रजातियों को बचाना। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होगी उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायित्व होगा। और अतः ऑर्गेनिक फार्मर एक ऐसे तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करता है जिसमें कीट, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, कीट जिसे पीड़क कहते हैं वो उन्मिलित ना हो, वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित और कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलन और जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हो। तो अपन एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें क्या होगा, जो कीट है या जिसे अपन पीड़क कह रहे हैं वो वहां से खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, खत्म भी नहीं होगा और उस सिस्टम में वो बने रहेंगे, जिससे क्या होगा, संतुलन होगा आपके पास, क्या होगा, संतुलन होगा। क्लियर है ना। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों का रासायनिक प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। ये मनुष्य को नहीं पता कि जो जीव है वो अपने लिए फायदेमंद है, और परंपरागत आप फार्मिंग प्रैक्टिस करेंगे, कृषि का प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपन उसके विपरीत काम कर रहे हैं, रसायन काम में अपन ले रहे हैं जिससे वो मर रहे हैं। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रतात्मक दृष्टिकोण है जिससे करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास हुआ है। बता दिया मैंने आपको, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। खेत प्राणी जात जिसे फोना अपन कहते हैं, फ्लोरा और फोना आपने सुना होगा, ठीक है। फ्लोरा जो है पादपों के बारे में अपन शब्द यूज में लेते हैं, और फोना जो है वो जंतुओं के लिए यूज में रहता है। 11th क्लास की एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, अगर याद नहीं है तो सबसे लास्ट में मिलेगा। तो फ्लोरा और जो फोना है उसका निर्माण करता है खेत। ऑर्गेनिक फार्मर में बहुधा एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, जैसे जीवों का उन्मूलन, जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया है, उनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय भी है। इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे और पीड़कों द्वारा अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित हैं। जैसे अभी अपन ने बात की कि किसी जीव को मार रहे हैं रसायनों से, जैसे इस जीव को मैंने मारा है तो इसके ऊपर निर्भर रहने वाला जीव, फिर उसके ऊपर निर्भर रहने वाला जीव, और आगे से आगे ये प्रोसेस चलेगी। इसे खाद्य श्रृंखला अपन कहते हैं, वो पूरी की पूरी क्या होगी, प्रभावित यहाँ पर होगी। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़क नाशियों पर हमारी जो आश्रितता है वह काफी हद तक घट जाएगी, ठीक है। जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन या प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों से परिचित होता है। उदाहरणतः खेतों को परपक्षी और पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र या आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया गया। ये सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों के को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए। आगे आने वाला जो पैराग्राफ है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो जैव नियंत्रण की जो बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का रोल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण। जाना पहचाना भ्रंग जिसे अपन बीटल कहते हैं, जिन पर लाल और काली धारियां पाई जाती है, तथा व्याध पतंग जिसे ड्रैगन फ्लाई अपन कहते हैं, वो क्या करते हैं, कर्मशे एफिड तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत लाभदायक हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। लाल और काली धारियां मिलती है, ये किसके लक्षण है, बीटल के। लेकिन वो किससे छुटकारा दिलाते हैं, वो एफिड से छुटकारा दिलाते हैं। जबकि जो ड्रैगन फ्लाई है जिसे व्याध पतंग अपन कहते हैं, वो किससे छुटकारा दिलाते हैं, वो मच्छरों से छुटकारा दिलाते हैं। क्योंकि इसने कर्मश लिखा तो ये महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। परंतु जहां तक सूक्ष्म जीवी जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है, वहां बैक्टीरिया बेसिलस थुरेंजियसिस बहुधा बीटी लिखा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। और इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं, इस टॉपिक को बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं, 12वें चैप्टर में, 12th क्लास का 12th चैप्टर है ये, ऐसे पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुष्क बीजाणु सुगंधीय थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है, और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह या फल वृक्ष जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली जाती पर छिड़काव किया जाता है। तो ये क्या कह रहा है, जो शुष्क बीजाणु है, जो सूखे हुए जो बीजाणु स्पोर है, वो सुगंधित थैली के रूप में उपलब्ध है आजकल मार्केट में। अब उसे आप पानी में डालोगे और पानी में डालने के बाद में सरसों जो है या दूसरे जो फल वृक्ष है उनकी जो पत्तियां है उस पर अपन छिड़का देते हैं, क्योंकि उन पत्तियों को कौन खा रहा है, कीट लार्वा खा रहा है। अब इसे छिड़का देंगे तो क्या होगा,
ये जो लार्वा है उसकी पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु वहां पर हो जाती है। जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता। ये स्पेसिफिक हो चुका है, कौन नुकसानदायक है उसी को मारेगा, बाकी दूसरे को नहीं मारेगा। लगभग पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की विधियों के विकास से वैज्ञानिक बेसिलस थुरिनजेंसिस टॉक्सिन जीन को पादपों तक पहुंचा सके हैं और ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी। बीटी कॉटन इसका उदाहरण है और ये अध्याय 12वें में डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आगे भी और इसे पढ़ेंगे, देख सकते हैं आप जाके। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा जो है प्रजाति एक मुक्त जीवी कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये बहुत से पादप रोग जनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रक कारक है। ट्राइकोडर्मा ये भी आपने सुन रखा है 11th क्लास की एनसीईआरटी में, तो डिटेल से मैं नहीं बता पाऊं। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने। बैक्यूलो वायरस ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक्यूलो वायरस ऐसे रोगजनक है जो कीटों तथा संधिपादों ऑर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं। ये आपको याद रखना, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। एक तरफ आप लिख लेना रोगजनक, दूसरी तरफ लिख लेना जो टारगेट है कौन सा है। यहाँ बैक्यूलो वायरस आप लिखेंगे, टारगेट अपना ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रो का मतलब संधि युक्त उपाधि, जुड़े हुए हाथ पैर उसके अंदर मिलते हैं। अधिकांश बैक्यूलो वायरसेस वो होते हैं जो वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों की तरह से किए जाते हैं। वे न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। ये जो विषाणु है प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशक के उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए। तो जो कीटनाशक है उसको एक तो दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो ब्रॉड होता है और दूसरा नैरो होता है। नैरो मतलब संकीर्ण, ब्रॉड का मतलब जो विशाल है। कैटेगरी की अपन बात करें सिंपल से आपको समझने के लिए ध्यान रखना, कैटेगरी है एक सकरा स्पेक्ट्रम और एक वृहत स्पेक्ट्रम जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो उनके उपचार के लिए पूछ सकता है सकरे के लिए या न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वायरस का जो उपयोग है वो किसके लिए किया था, सकरे के लिए या वृहत के लिए, दोनों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना सकरे के लिए काम में ले रहे। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादप स्तनधारियों पक्षियों मछलियों अथवा यहां तक कि लक्ष्य विहीन कीट पर भी किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विशेषकर तभी वांछनीय जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए। तो इसको अपन उपयोग करते हैं कीटों को बचाने के लिए ताकि समाकलित पीड़क प्रबंधन का कार्यक्रम की सहायता हो सके और जब संपूर्ण पारिस्थितिकी सुग्राही तंत्र का उपचार हो यहां पर। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक, उर्वरक तो आपने सुना है लेकिन जैव उर्वरक आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। पता है सिंपल सा, और किसकी वजह से हो रहा है, मनुष्य की वजह से हो रहा है। बाकी दूसरे जीवों की वजह से तो ना के बराबर हो रहा, हो ही नहीं रहा। लेकिन मनुष्य क्या है, मतलब ही है और इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। रासायनिक केमिकल्स जो अपन काम में ले रहे हैं पहले भी पढ़ लिया अपन ने। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई है प्रदूषण से, चाहे भूमिगत जल हो मृदा हो, ठीक है, इनका प्रदूषण हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है। उर्वरक तो है वो उर्वरकता बढ़ाएंगे, लेकिन जैव है मतलब जीव है वो। आपने सुना होगा किसान का मित्र, याद आया कुछ नहीं आया, केंचुआ सुना होगा। वो क्या करता है, मृदा की पोषक गुणवत्ता को ही तो बढ़ा रहा है ना। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जो जीवाणु है, लेकिन अगर यहां अपन बात करेंगे तो यहाँ सूक्ष्म जीव की बात हो रही है और जो केंचुआ है वो सूक्ष्म जीव में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु कवक और साइनोबैक्टीरिया है। जैसे लेग्यूमिनेसी पादप की जड़ों पर स्थित ग्रंथिकाओं के बारे में आपने अध्ययन किया है, नहीं याद आ रहा तो आपने यह अध्ययन किया है 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो प्लांट फिजियोलॉजी आपको दे रखी है। प्लांट फिजियोलॉजी
लेग्यूम आपने 13वें चैप्टर में, 14वें चैप्टर में, 12वें चैप्टर में, 12वें में मेनली सुना होगा, पढ़ा होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है। N2 जो है उसको अमोनिया में परिवर्तित कर देगा, नाइट्राइट, नाइट्रेट उसमें परिवर्तित कर देगा। तो ये स्थिरीकरण है कार्बनिक रूप में, ठीक है। परिवर्तित वो कर रहा है, साथ साथ में और भी दूसरे यहाँ पर होता है, केवल मैंने आपको सिंपल सा बताया है। पादप इसका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर, ये भी नाम आपने सुने हैं 12वें चैप्टर में, मृदा में फ्री रहते हैं। पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया मुक्त अवस्था में रहता है, फ्री है, कौन सा वायवीय है, कौन सा अवायवीय है, कौन सा मुक्त है, कौन सा किसी के साथ में जुड़ा रहता है। तो ये कुछ कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मुक्त अवस्था में एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर दोनों ही क्या रहते हैं, फ्री ये है और रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइक्रोराइजा आपने सुना है। ग्लोमस जीनस, इंपॉर्टेंट है जीनस, जीन्स नहीं है ये, जीन्स भी नहीं है जो पहनते हैं, ये है जीनस, वंश जिसे अपन कहते हैं। तो जो ग्लोमस है उसके लिए जो क्या है, बहुत से सदस्य माइक्रोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में क्या होता है, कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं और ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूल वातोड़, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता और सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि और विकास प्रदर्शित करते हैं। तो ये डिटेल से मैंने इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि इसको आपने 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा है और आप केवल 12th के एनसीईआरटी पढ़ के काम चलाना चाहता तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे चीजों को तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी कह रहा कवक को क्या लाभ मिलता है, शेल्टर देता है, मतलब आवास की जगह को देता है। तो ये आप पढ़ोगे तभी तो याद आएगा। कवक जो मूल यहाँ पर बना रहा है, मूल को कवक क्या कर रहा है, जो भी उसके एलिमेंट है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स में अपन पढ़ते हैं वो प्रदान कर रहा है और मूल वापस इसको शेल्टर दे रहा है, आवास दे रहा है एक तरह से। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित, ये पढ़ रखा है, साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ रखा है 11th क्लास की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे करते हैं एनाबिना नोस्टोक ऑसिलेटेरिया। एनाबिना नोस्टोक आपने दोनों ही जो पढ़ रखा है वापस से दूसरे चैप्टर में 11वीं क्लास के में। और ऑसिलेटेरिया नया शब्द है तो इसको आप चाहे तो वहां पर लिख सकते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे अपन कहते हैं, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, शैवाल वो नहीं है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं जिससे उनकी उर्वरता बढ़ती है। हाल में ही हमारे देश में जैव उर्वरकों की संख्या काफी बड़ी संख्या जो है बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। जागरूक हुआ है किसान अपने खेतों में लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई और रासायनिक उर्वरकों पर आश्रितों की क्या हो रही है, कमी वहां पर हो रही है ना, कमी वहां पर हो रही है। इसमें चीजें जो है बहुत सारी याद रखने वाली इस चैप्टर में, और यहाँ पर जो अपना चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो याद रखने वाली चीजें हैं उनको आप चाहे तो एक सिंगल पेज में लिख सकते हैं और बार बार उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। जहां सोते हैं वहां उसको चिपका दीजिए, जहां नहाते हैं उसको वहां चिपका दीजिए, उठते ही सुबह शाम इनको आप देखेंगे तो अपने आप से ये याद रह जाएगा, रट्टे मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, कुछ दिन आप उसे देखेंगे, 2 मिनट का समय लगेगा, अच्छा अच्छा ये बस। अब समझने वाला इसके अंदर कम है, इस चैप्टर को आपको समझना है, मतलब समझने वाला वैसे तो कम है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं और ज्यादा आपको समझना, तो रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा और रिलेशन में आपको जाना पड़ेगा। 11th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 12वां चैप्टर, 14वां चैप्टर, फिर 12th क्लास में आप चलेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का जो 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर। तो ये सारे जो चैप्टर है इनको आपको अगर ये आते हैं तो ये चैप्टर आसानी से आपको आ जाएगा। इसमें नई चीज कुछ भी आपको नहीं बता रखी है ना। तो ये आप एक दो बार पढ़िए चैप्टर को, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा डरावना चैप्टर, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे साथ में, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको एक बार आप रिवाइज कर लो 11th क्लास वाले एनसीईआरटी के, और इनको आप पढ़ लो, काम आसान हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। बीटी क्या है और क्या नहीं है वो सब कुछ पढ़ा रहा है।
ठीक है, तो इस चैप्टर को यहां पर अपन कर रहे हैं कंप्लीट। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। डाउट की पिक्चर भेजनी है, जैसा मैं हर बार बोलता हूं, इंस्टाग्राम पर MYDHARMEN इस नाम से मैं आपको मिलूंगा। वहां आप अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हैं और डाउट डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ डाउट ही डिस्कशन होगा, बाकी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।